वेलकम टू gkmonk.com। तो आज के हमारे एडिटोरियल्स जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 है एक्चुअली। पहला एडिटोरियल है आपके इंडिया चाइना बॉर्डर के रिलेशनशिप पे है। ये एक्चुअली उतना ज़्यादा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बैकग्राउंड आपका क्लियर करता है कि जो 1962 में जो बिहाइंड द सीन्स क्या-क्या जो पॉलिटिक्स जो थी और जिस वजह से किस वजह से हमारा जो यहाँ पे वॉर हुआ, ये सब आपके फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम बाय चांस इसमें से कुछ अगर हमारा नहीं निकल पाता है हमारे मेंस के लिए, हाउएवर कुछ ना कुछ आप इसमें एसे में अपने जोड़ सकते हो, इंटरव्यू में आपका ये काम आ सकता है, बिल्कुल। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं कभी-कभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आई वाज़ नॉट श्योर कि मैं इसको जोड़ूँगा आज के न्यूज़ एडिटोरियल में, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि नहीं, ठीक है, एक बार देख लेना चाहिए। सेकंड आर्टिकल है फाइटिंग डबल पैंडेमिक। ये वाले जो ये इशू है ये बहुत कम आता है, लेकिन यूपीएससी फेवरेट टॉपिक है। जितने भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और वुमेन एम्पावरमेंट ये सब सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल कम से कम 30-40 मार्क्स के मिला जुला कर इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जो टॉपिक है वो आज द हिंदू में आया है, लेकिन हम जो इसको डिस्कस करेंगे, कुछ दिन पहले एक नारी डॉट कॉम है उसमें भी ये आर्टिकल आया था, और साइकोलॉजी टुडे को में भी इस टाइप का आर्टिकल आया था, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली लॉकडाउन्स हुए हैं और वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्च पे हैं। तो जिस वजह से हम इनको डिस्कस करेंगे। थर्ड आर्टिकल है हमारा, फॉर माइनर टैक्टिकल गेन्स ऑन द ग्राउंड चाइना हैज़ स्ट्रैटेजिकली लॉस्ट, सेज फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। देखिए, इसमें सारे पॉइंट जो हैं वो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो 3-4 पॉइंट हैं वो उनको ऊपर-ऊपर हम बस खाली देखते हुए चलेंगे, कि जो हमारा क्या है कि एक बार थोड़ा रिवीजन टाइप से भी हो जाएगा, और दूसरा कि अगर एक्चुअली एम्बेसडर लोग लिखते हैं जब, तो फिर उसके बाद इसमें किस तरीके से जो इनकी भाषा शैली है, क्या हमें लिखना चाहिए एग्ज़ाम में, काफ़ी अच्छा हमें पता चलता है, क्योंकि वो भी यूपीएससी ही पास करके वहाँ पहुँचे हैं। तो इस वजह से हम इसको स्किप पूरी तरीके से नहीं करेंगे, एक बार ओवरव्यू करके हम लोग ऊपर-ऊपर देख लेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आज हमने 6 टॉपिक्स निकाला है टोटल में से। पहला है असम एंडेंजर्ड लंगूर। एक स्पीसीज़ है गोल्डन लंगूर, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एंडेंजर्ड है, और इसके ऊपर जो है कि हमेशा ही बहुत खबरें आते रहती हैं, तो जब भी आए आप इसके बारे में इसको ट्रैकिंग करते रहो, क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है कि उन मतलब आज का जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें, तो उनके एग्जिस्टेंस पे क्यों सवाल उठ रहा है, वो उसमें वो बताया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको डिस्कस करेंगे दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रोकन इन एमपी, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं कुछ पूछ ले, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो, और योगा डे है, योगा जो है इंडिया का फ्लैगशिप स्कीम है, तो जिस वजह से थोड़ा देख लेंगे हम लोग, मैप के साथ देख लेंगे, वो डिस्ट्रिक्ट भी देख लेंगे और मैप भी देख लेंगे, एमपी कहाँ पड़ता है, बगल बगल के स्टेट्स कौन कौन से हैं। समुद्र सेतु मिशन के बारे में एक न्यूज़ है, समुद्र सेतु के बारे में पढ़ेंगे। मधेसी कौन है, क्या है, क्यों इसका जो इतना इम्पैक्ट है, बैकग्राउंड से देखेंगे। आज आर्टिकल ने बहुत थोड़ा-सा दिया है, लेकिन हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड से देखेंगे, मैप भी समझेंगे और वहाँ का रीजन भी समझेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है नेपाल में। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के मैप देखेंगे, नेम्स देखेंगे। इंटरक्रॉपिंग पे ऊपर एक छोटा-सा आर्टिकल है, मैंने उसको यहाँ पे ऐड नहीं करा है, सिर्फ इंटरक्रॉपिंग उसमें इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको वैसे ही वोकली बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअली इंटरक्रॉपिंग क्यों ज़रूरी होता है? आपने एक टर्म सुना होगा, पिछले बार एग्ज़ाम में भी आया था, शायद ईपीएफओ या फिर सीआईएसएफ किसी में आया था, यूपीएससी में ही आया था, लेकिन इंटरक्रॉपिंग के ऊपर आया था एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, जिसमें एक्चुअली ये पूछते हैं कि आजकल जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर एक ये भी आता है कि नेचुरल फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं आपके? एक तो होता है केमिकल फर्टिलाइज़र, जो कि जिसका काम होता है कीट-पतंगों को मारना, भगाना। नेचुरल फर्टिलाइज़र्स क्या होता है और उसका क्या-क्या फ़ायदा है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन था। नेचुरल फर्टिलाइज़र इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखो कि प्रकृति ने हमें अगर कुछ चीज़ का अगर अगर घाटा है, तो उसको किसी चीज़ के साथ मिलाकर हम उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, बहुत सारे ऐसे गाँव में क्या करते हैं आजकल, कि आजकल नहीं, पहले से करते हैं कि कहीं पे भी अगर वो कुछ ऐसे कुछ क्रॉप लगाएँ आप अगर अपना खेत में, तो उसके साइड-साइड में फेंसिंग में सुगंधित फूलों वाला या फिर कुछ वैसा प्लांट, चंदन का पेड़ या फिर कुछ ऐसा लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो इतनी गंध होती है, जिस वजह से फ्लाइज़ और कीट-पतंगे जो हैं वो अंदर में कौन-सा क्रॉप है उसका गंध लेकर के वो अंदर आ नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कि अगर वो
उसके गंध के वजह से जो है कि जो जो मवेशी भी जो है, बहुत सारे मवेशी भी उस खेत के अंदर घुसते नहीं हैं। और भी बहुत सारा है कि जैसे कटीला पेड़-वेड़ कुछ ऐसा रोप देते हैं साइड-साइड में अपने इसके खेत के साइड-साइड में। तो उससे क्या है कि जैसे गाय-भैंस इस तरह अगर कभी को चढ़ जाती है, अगर नीलगाय जो है कभी-कभी खेत में घुस जाती है, तो वो सब उनको कटीला पेड़ और वो सब देखकर उसके अंदर वो घुसती नहीं है। क्योंकि उनको भी ये पता होता है कि इसका क्या डिसएडवांटेज है घुसने से। तो ये सब जो है कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। ये तो एक दूसरा एस्पेक्ट है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि जैसे अगर कि कोई एक खेत है, उसके अंदर 3 कॉलम में आपने क्यारी बना-बना कर कुछ भी रोप रखा है, तो उसके बीच में भी अगर हम रोप सकें, तो उसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। इससे क्या बहुत सारे फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे हैं, फर्स्ट कि ये हो गया कि अगर आपको बाई चांस कहीं पे खेत तो उतना ही कम है हमारा और उसमें हम वैसे भी पानी फर्टिलाइज़र्स ही सारा कुछ हम लोग उसमें दे ही रहे हैं। तो अब फर्टिलाइज़र्स दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो उसके बीच-बीच में अगर हमें थोड़ा-सा ये बोनस के टाइप से अगर ये कुछ और भी हम लोग धनिया उगा दिए या फिर कुछ कॉलीफ्लावर्स या फिर पोटैटो या फिर कैरेट, अगर कोई जैसे ज़मीन के अंदर हो जाता है कैरेट, तो कैरेट कोई-कोई रोप देता है ज़मीन के अंदर डालकर। तो ये सब से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। कोई-कोई ऐसे भी रोपते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जैसा मिक्स करके भी रोप देते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे कुछ वैसा लगाया है, दलहन लगाया है, तो इसके बगल में कुछ वैसा प्लांट लगा देंगे जो कि दलहन के फसल में कीड़ा-मकोड़ा ना लगे, उसको ये काउंटर करे। जैसे मिर्च का कुछ पेड़ लगा दिया, तो उसको ये इस चीज़ को भी बचाएगा, ये बगल वाला जो उसका प्लांट है, उसको भी बचाएगा। कीट-फतिंगे इसमें नहीं लगेंगे और उस वजह से यहाँ पे भी स्किप होके आगे चल जाएँगे। तो ये सब फ़ायदा हो जाता है इंटरक्रॉपिंग का। आजकल एक और क्रॉपिंग सिस्टम चला है जो कि हमारे इसमें आर्टिकल में नहीं है, वैसे ही मैं बता रहा हूँ। एक और चला है जो जो कि मतलब डबल फार्मिंग करके कुछ बोलता है ऐसा। मतलब इसमें होता क्या है वो बता दूँ कि ये जो आपका जो जो खेत है, खेत के अंदर आपका इंटरक्रॉपिंग करके तो लगाया ही उन्होंने इसे, ये यहाँ पे इधर एक दूसरा प्लांट, यहाँ पे कुछ दूसरा प्लांट, यहाँ पे कुछ दूसरा प्लांट, मतलब ये और ये दोनों एक बराबर और ये बीच वाला जो प्लांट है वो किसी और का। तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गया नीचे। उसके जस्ट ऊपर में एक मचान जैसा बनाकर उसके ऊपर पुआल डालकर उन्होंने, और यहाँ नीचे से ही लत्तर वाला जो जिसमें जो जो लकड़ी के ऊपर वो चढ़ जाते हैं पेड़, जैसे कि आपके वो पम्पकिन हो गया या फिर ग्रेप्स हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ है वो यहाँ से चढ़ाकर और ये ऊपर वाले चीज़ में वो डाल के छोड़ देते हैं। तो क्या है कि इसके जितने फ्रूट्स होते हैं वो यूँ इस तरीके से हैंग हो जाते हैं और जो उनको खाद और सब कुछ फूड मिल रहा है वो नीचे से मिल ही रहा है। और ऐसे प्लांट लगाते हैं ऊपर जिसके पत्ते ज़्यादा चौड़े ना हों। पत्ते चौड़े ना होने से क्या होता है कि नीचे जो है कि सनरेज़ डायरेक्ट मिलती रहती है, तो नीचे वाले प्लांट्स भी जो है वो सफ़र नहीं करते और आपके एक ही खेत के अंदर में टोटल वो 3 से 4 सब्जियाँ या फिर फल या फिर जो भी चीज़ क्रॉप्स है वो उगा लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एग्रीकल्चर का एक इनोवेशन है और जैसे हम लोग का अभी चल रहा है भारत में फ्लैक्स स्पिन की अगले आने वाले 2022 तक हम लोग फार्मर्स के इनकम डबल करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर फ़ायदा कर सकता है। इंटरक्रॉपिंग हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं अपने आर्टिकल्स के ऊपर। पहला जो आर्टिकल था हमारा असम इंडेंजर्ड लंगूर के ऊपर, तो ये है उसका फ़ोटो। ये आपका गोल्डन लंगूर भी कहते हैं, घीस गोल्डन लंगूर भी कहते हैं और ये सब जगह नहीं पाया जाता है, ये कहीं-कहीं ही पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेस्टर्न आसाम में और भूटान के भी फुट हिल्स में जो है, भूटान के वहाँ पे जो पर्वत हैं, उसके फुट हिल्स में भी ये पाए जाते हैं। ज़्यादा दूर ये पाए नहीं जाते हैं, वेस्टर्न असम, भूटान इसी जगह पे आस-पास में पाए जाते हैं। दूसरी बात ये कि ये अभी तक जो हमारा जो लाइन जो इलेक्ट्रिसिटी की जो वायर्स जाती हैं उसके साथ ये अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो नीचे नीचे नहीं कूदते हैं पेड़ में, वो ऊपर के कैनोपीज पे जो ऊपर वाली जो झाड़ होती है उसके ऊपर ऊपर ये कूदते हैं। ज़्यादा ये भारी भी नहीं होते हैं, सिर्फ 8 kg के होते हैं और इनकी जो मैक्सिमम जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर तक होती है पूँछ को लेकर। किसी भी ऐसे हम लोग इसको नापते हैं तो उसको पूँछ के साथ हम लोग उसको नापते हैं। 60 सेंटीमीटर अडल्ट जो होता है वो होता है। क्लासिफ़िकेशन थोड़ा बहुत देखें कि हायर क्लासिफ़िकेशन अगर देखें, लुटांग क्लासिफ़ाइड होते हैं ये, और फाइलम में चौडाटा। चौडाटा मतलब क्या, जिसकी रीढ़ की हड्डी के जैसा कुछ एक लंबा-सा उनको स्ट्रेट रखने के लिए अगर कोई उसके अंदर कोई ऐसा चीज़ है तो वो कॉर्डाटा होता है। कॉर्डाटा में हम भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं, मंकीज़ भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं स्पीशीज़ हैं जो कॉर्डाटा में आते हैं। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम इसका आप देख सकते हैं, या
ये है आपका, और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, पॉपुलेशन डिक्रीजिंग है इसका काफ़ी ज़्यादा, तो अलार्मिंग सिचुएशन है इसका। और इंडिया में प्रिमिटिव प्राइमेट स्पीसीज़ में ये जो मैमल है वो काफ़ी मतलब इंडेंजर्ड है, क्योंकि जितने भी आपके ओल्डर प्रिमिटिव्स हैं, प्रीमेट्स मतलब क्या हो गया, जो जिनके प्रीमेट्स वो हो गए जैसे कि जो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते उनके जो है कि वो वंशज चलते आ रहे हैं, और भी 3-4 उसके मतलब उसके उसके प्रीमेट्स के मतलब हैं। लेकिन ये जो है कि ये सबसे सटीक है, और सबसे जो मतलब ऊपर से अगर आप समझो कि बहुत, अगर इसके जैसे मिलते-जुलते बहुत सारे इसके स्पीशीज़ अगर हों, तो इसको प्रीमेट्स के कैटेगरी में हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा भी और मतलब होते हैं, आप इसको मोटा-मोटी समझ सकते हो। नेक्स्ट और प्रीमेट्स क्या होते हैं? थर्ड मोस्ट डाइवर्स ऑर्डर इन मैमल होता है ये इस स्पीशीज़ का आपका। और इसके पहले, इससे ऊपर जो है रोडेंट्स और बैट्स आते हैं। रोडेंट्स मतलब वो आपके जैसे वो माइस और चूहा, ये सब सारा कुछ को रोडेंट्स कहते हैं। अवॉइडिंग इन इन ब्रीडिंग, अब आर्टिकल के ऊपर आते हैं। जो मिस्टर विश्वजीत जो हैं, वो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, वो कहते हैं अवॉइडिंग इन ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, ये एक फैमिली में चलते हैं, और मतलब एक फैमिली मतलब इनका 3-4 ग्रुप समूह होता है जिसके अंदर वो चलते हैं, और आपस में ही इनका जो है कि वो सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, और जिस वजह से जो है इनकी ब्रीडिंग आगे बढ़ती है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि एक एक ही मेल होता है किसी ग्रुप में, और उसके अंदर 3-4 फीमेल्स होती हैं मंकीज़ में। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी कोई आइसोलेटेड मंकी अगर है, फीमेल मंकी, वो अगर कहीं मतलब आइसोलेटेड अकेले है कहीं पे, तो फिर उसके बाद वो उसका इसको जब अपने ग्रुप में जब ये लोग सम्मिलित करते हैं दूसरे जो मंकीज़ हैं, तो अगर वो प्रेग्नेंट होती है पहले से, तो जो उस ग्रुप का जो मेल डोमिनेंट मेंबर होता है, तो उसके स्टमक में उसको पंच कर के और उसके बेबी को अबॉर्ट कर देता है नेचुरली। तो ये एक फोर्स्ड अबॉर्शन इन्फेंटिसाइड जो है वो नेचुरल फिनोमिना, और मतलब सिर्फ ह्यूमन में ही नहीं, दूसरे में भी होता है। कुछ दिन पहले ये कैसे पता चला इनको कि ये जो इन्वायरमेंटलिस्ट है मिस्टर विश्वजीत, वो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कुछ दिन पहले से, और वो कहते हैं कि कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ था कि एक तो ये इनब्रीडिंग वाला इनका प्रॉब्लम है, दूसरा ये कि अभी जो कुछ दिन पहले इन्होंने देखा कि किसी जंगल में वो इनका एक ग्रुप जा रहा था, उस बीच में वो बिजली के तारों से वो फंस गए, उनकी एक फीमेल जो प्रेग्नेंट थी, और वो वहाँ ऊपर से नीचे जब गिरी, तो जिस वजह से उनका जो है कि डेथ हो गया। तो इस वजह से इनके अपने जो कारण हैं उसके वजह से भी, और ये जो बिजली के तार हैं उसके वजह से भी इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो ब्रीडिंग करती हैं, तो नॉर्मली एट एन एवरेज 2 साल के अंतराल पे करती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि 3 साल के अंतराल पे करती हैं। और सोचिए 3 साल के बाद भी अगर ये और बाकी के जो 2 कारण हैं कि जैसे वहाँ का मेल डोमिनेंट जो मेंबर है वो अगर पंच करके मार दिया, या फिर वो गिर करके कहीं से मर गई, तो फिर एक तो वैसे ही इनकी जो स्थिति है दयनीय है, एंडेंजर्ड में आते हैं, ऊपर से इनके अंदर इंटरनल इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें थोड़ा-सा इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए सरकार को, और इनके जितने भी जो फॉरेस्ट एरिया हैं जहाँ पे ये सर्वाइव करती हैं, वहाँ पे हमें कम से कम कवर्ड इलेक्ट्रिकल वायर्स प्रोवाइड करवाने चाहिए, ताकि इनको इससे कभी हानि ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल है कि टूटिकोड माले से मालदीव्स, माले जो है मालदीव्स में आता है। मालदीव्स आपने देखा होगा, इंडिया के साउथ में है। तो वहाँ से अभी कोविड-19 की वजह से वहाँ पे जितने भी हमारे भारतीय प्रवासी हैं, उनको इंडियन नेवी जो है वो वापस लेकर के आ रही है इंडिया के अंदर। तो मालदीव से टुटीकोरिन लेकर के तमिलनाडु तक लेकर के आई है 198 इंडियन मेंबर्स। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है समुद्र सेतु के अंतर्गत ये लेकर के आई। समुद्र सेतु मतलब सी ब्रिज। सी ब्रिज कौन बांध रहा है? तो इंडियन नेवल शिप्स जो हैं, सबसे पहले इसमें जलाश्वा और मगर, इसने ये इनिशिएट किया था, और वो माले मालदीव से 8 मई 2020 को सबसे पहले फेज़ 1 में वो लेकर के आई थी। ये जो खबर है आपका रेड में जो है वो आपके पीआईबी से ये खबर है, और हमारा जो आर्टिकल है वो यहीं तक ख़त्म था आपका। तो ये थोड़ा-सा एडिशनल आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको एक थोड़ा-सा ओवरव्यू हो जाए कि शुरुआत कब से हुई थी। 8 मई 2020 से शुरुआत हुई थी। जलाश्वा और मगर जो हमारे शिप्स थे इंडियन नेवी के, उन्होंने लाना ये शुरू किया था। फिलहाल जो है वो आईएनएस ऐरावत जो है वो भी अभी इसके अंदर सम्मिलित हो गया है, और वो भी इस बार अभी जो लास्ट सबसे रिसेंट जो है 198 इंडियंस को वो उठाकर टुटीकोरिन जो है तमिलनाडु में वहाँ तक लेकर के आया। टुटीकोरिन कहाँ पड़ता है ये हम लोग मैप में देख लेते हैं। यहाँ है मालदीव्स का माले,
और यहाँ से हम लोग ये टूटीकोरिन कोचिंग के पास लेकर के वो आया है अभी ये आईएनएस मगर ये होता है हमारा, और आईएनएस जलासवा ये हमारा पीआईबी से ये सोर्स है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखें कि न्यू सिटीजनशिप लॉ इन नेपाल। न्यू सिटीजनशिप लॉ इन नेपाल प्रपोज अभी हुआ है, एक्चुअली अभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं आया है, लेकिन वहाँ की एक कमेटी है गुड गवर्नेंस कमेटी, और भी एक कमेटी है वहाँ के नेपाली कांग्रेस के अंदर। तो उन्होंने जो अपोजिशन जो है उन्होंने ये चीज़ को फॉर्मली पास करने की मांग की है। और जब कोई मांग करता है ऐसे, तो फिर ये मतलब ऐसा हो जाता है कि कहीं वो पास ही ना हो जाए, तो जिस वजह से वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। तो प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है और कौन कर रहा है आपको समझ नहीं आ रहा होगा। लेट्स सी। फर्स्ट नेपाल का ये हम लोग मैप देखते हैं। एक्चुअली अगर आप देखो कि सबसे ऊपर नेपाल जो है ये नाम जो है उनके रीजन के ऊपर से पड़ा है। यहाँ नेपाल जो है वो 3 रीजन में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। सबसे पहला है आपका हिमालय रीजन। हिमालय रीजन मतलब जहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ी भी बोलते हैं इनको वो हिंदी में, या फिर नेपाली बोल सकते हैं नेपाली में। तो और उसके बाद आता है आपका मिड हिल्स। मिड हिल्स वाले भी ठीक हैं, उनको भी वो नेपाली ही कंसिडर करते हैं। और उसके बाद आता है आपका तेराई रीजन। ये जो तेराई रीजन है, या फिर इसको ज़मीनी एक और मधेश रीजन भी, तेराई नीचे मधेश भी बोलते हैं इसको। तो ये तेराई रीजन और मधेश रीजन जो है, तो इसी में जो जितने लोग रहते हैं उनको ये लोग नेपाली कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो पहाड़ी हैं वही नेपाली हैं। और जो नीचे ये जो मधेश हैं, और भी कारण है कि मधेश जो है वो, देखिए ये जो इनका जो ये जो मधेश वाला जो रीजन है वो एक्चुअली वो जो है कि आपके इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर टच होता है। तो बहुत ज़्यादा जो है कि आपस में ये लोग मैरिज वाला भी संबंध होता है, और जो इधर के लोग उधर जाके मैरिज करते हैं और इधर उधर के लोग इधर आके मैरी करते हैं। बहुत सारे बिहारी लोग भी यहाँ पे रहते हैं और यूपी के भी लोग रहते हैं। तो जिस वजह से जो थोड़ा सा डेमोग्राफिक जो डिस्टर्बेंस है, उस वजह से नेपाली लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये प्रॉस्परस भी ज़्यादा है। लेकिन नेपाल में उनको आज तक जो है कि वो एक से नहीं मिल पाया है, जिस वजह से अक्सर यहाँ पे वो लोग प्रॉब्लम्स करते रहते हैं और ब्लॉकेट लगाते रहते हैं, जिस वजह से और जो है स्थिति वो खराब होती जाती है। फिलहाल नेपाली कांग्रेस जो है वो ये कह अभी एक बिल लेकर के आ रही है, जिसमें बिल में मेन मुद्दा ये है कि अब के बाद जितने भी जो शादी होगी, तो उसमें जो बाहर से जो लड़की आ रही है, मतलब अगर किसी एक मेल ने किसी इंडियन फीमेल से या फिर किसी भी दूसरे नेशन के फीमेल से अगर वो शादी करता है, तो इंडियन मेल का तो सिटीजनशिप रहेगा नेपाल का, लेकिन जो फीमेल जो आएगी उसको सिटीजनशिप मिलने में प्रॉब्लम है। तो ये एक जो नया जो इनका जो आने वाला है, तो उसमें उसमें इनको आपत्ति हो रही है। लोग जो वहाँ के हैं उनका ये कहना है कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, अनसर्टेनिटी आ जाएगी हमारे सोसाइटी के अंदर। और नेपाली कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि ये अमेंडमेंट का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, जो नेचुरल जो अगर कोई अगर लेडी किसी दूसरे जेंट से शादी करती है, कोई नेपाली लेडी अगर किसी इंडियन या किसी दूसरे कंट्री के जेंट से शादी करती है, तो उसकी अगर सिटीजनशिप जाती है और उस जेंट्स को नहीं मिलता है, तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर कोई लड़की दूसरे जगह से हमारे देश में आती है, हमारा यहाँ का फैमिली बढ़ाती है, चलाती है, तो उसको अगर सिटीजनशिप आप नहीं दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का भी ये प्रॉब्लम है, और आगे चल और ये देखिए कि चूंकि नेपाल में अभी उतना ज़्यादा लिटरेसी नहीं आया है सब जेंडर में, तो ये चीज़ प्रॉब्लम हो सकता है उनको आगे भी चल के कि कोई कह नहीं पाएगी या फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगी, तो बहुत सारे प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल से लेके इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये हमारा ये आर्टिकल था, और ये पहले से ही ये चीज़ चलता आ रहा है। और इस वाले जो अमेंडमेंट के साथ अगर नेपाली कांग्रेस जो इसको पास कर देती है, फिलहाल पास हुआ नहीं है। अभी ऐसा कहा गया है कि इसको जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर इसके ऊपर डिसीजन आना चाहिए। बताइए आप हमें कि क्या इसको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए पास। तो इसके ऊपर अभी विचार चल रहा है, और इस बीच जो है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। इनका ऐसा प्रोटेस्ट है कि इस तरीके के अगर ये काम करेंगे तो ये एक्चुअली हमें लीगली हमें सिटीजनशिप से वंचित करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो, जो जैसे हमने बताया था कि जो एम्बेसडर फॉर्मल एम्बेसडर हैं उनका एक आर्टिकल आया है। तो यही वो आर्टिकल है, एक्चुअली वो टैक्टिकल, ये इनका ये कहना है कि चाइना जो है कि कुछ
क्षेत्र जो ज़मीन है उसको लेने के चक्कर में इतना बड़ा इंडिया का जो इकोनॉमी है, उसका ट्रस्ट है, उसको वो लॉस्ट कर गया है। और कुछ जो सवाल हैं वो आपके जो राइटर है वो पूछते हैं इनसे, ये जो एग्रीमेंट है आपको ऐसा लगता था कि ये रिलेशन जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आगे चल के इंडिया और चाइना के बीच में? तो उनका ये कहना है कि नहीं, नहीं, हमें तो ऐसा कुछ कभी नहीं लगा था। ख़ास करके 1993 में जो हमारा जो एक पीस बॉर्डर ट्रीटी जो साइन हुआ था, बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, बीपीटीए, उसके अनुसार तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि आगे चल के इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। हिस्टोरिकली हमने थोड़ा बहुत हुआ है कुछ-कुछ मतभेद, लेकिन ये जो अभी जो फ़िलहाल हुआ है, ये इतना ज़्यादा क्रीप है, इतना ज़्यादा मतलब संगीन और मतलब सीरियस मुद्दा है कि अब इसके बाद तो चीज़ें सुधरना बहुत मुश्किल लग रही हैं। दूसरा ये कहते हैं कि इफ ऑल द एग्रीमेंट दैट हैव हेल्प्ड कीप पीस हैव कोलैप्स्ड, वेयर डज़ दैट लीव अस गोइंग फॉरवर्ड? उनका ये कहते हैं कि उसके बाद इसका जवाब वो देते हैं कि देखिए, डिफरेंस इन ओपिनियन हम दोनों के एलएसी के ऊपर तो है ही। हम जो कह रहे हैं कि एलएसी हमारा यहाँ से जाता है, वैसा चाइना को नहीं लगता है कि हमारा एलएसी यहाँ से होना चाहिए। तो ये जो वजह है, तो इसमें क्या होना चाहिए कि दोनों को एक साथ बैठ करके और एक मध्यस्तर जो बीच का रास्ता है, वो निकालना चाहिए। लेकिन चाइना जो है, अपनी आर्मी को आगे भेजकर, उनके हिसाब से जो एलएसी है, वहाँ तक भेजकर, उसने एक यूनिलैटरल जो है कि डेफिनेशन उसने प्रस्तुत किया है और जो स्टेटस को में जो उसने चेंज लेकर के वो लेकर के आए हैं, उसके बाद भी जो ये जो इम्बैकमेंट वो जो अभी यहाँ पे जो अभी लड़ाई हुई थी 15 जून को, उसके वजह से जो स्टेटस को में जो प्रॉब्लम जो लेकर के आए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुद्दा है और इस चीज़ का मतलब जो अभी फ़िलहाल में तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता नज़र आ रहा है। दूसरा वो ये भी कहता है व्हाट रियलिस्टिक ऑप्शन डज़ इंडिया हैव नाउ? तो 3, 4, 5 इससे ज़्यादा पॉइंट जो है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं परसों वाले आर्टिकल में। तो वही सब मेन पॉइंट से बताते हैं कि हम लोग को यूनिलैटरल डिसीजंस अवॉइड करना चाहिए। इंडिया की तरफ से कुछ अगर खुद से अगर चाहे इंडिया यूनिलैटरल में तो क्या होता है एक तरफ से डिसीजन, दूसरा से पूछा हुआ नहीं। तो मतलब अगर इंडिया चाहे कि हम थोड़ा-सा और बॉर्डर आगे बढ़ा के और जहाँ हम लोग का प्रॉपर है वहाँ से हम फेंसिंग शुरू कर दें या फिर जो भी कुछ है वो हम करना चाहते हैं, तो वो नहीं। अभी बिल्कुल आपको बातचीत कर के जो अभी फ़िलहाल हो भी रहा है, अभी आज के न्यूज़ में ये भी आया है कि अब कमांडर पहले तो लेफ्टिनेंट और जनरल लेवल टॉकिंग हो रही थी, अब कमांडर लेवल टॉकिंग्स भी शुरू हो गई है। तो हर एक लेवल पे फिर आपको फॉरेन लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे जो दोनों के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो लोग भी बात कर रहे हैं। तो ये सब सारा कुछ बात करके और एक बीच का रास्ता अगर निकल जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा दोनों ही कंट्री के लिए, ऐसा ये कहते हैं मोटा-मोटी। और भी 3-4 जो रिपीटेड पॉइंट्स हमने पहले ही पढ़ रखे हैं, वो सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है सिंस 1988 द वर्ल्ड हैज़ बीन सेपरेट डिफरेंस फ्रॉम अदर एरिया सच एज ट्रेड विच दैट विल दैट चेंज? उनका कहता है कि 1988 से जो है कि डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है पूरे वर्ल्ड में ट्रेड के नाम पर। तो क्या ये जो अभी मुद्दा हुआ है आपका 15 जून वाला, उसके बाद से इसके इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड वाला सीन है वो कुछ चेंज होगा? उसमें ये सलाह देते हैं कि देखिए, मेरे हिसाब से जो है कि इंडिया को नॉर्मल ट्रेड तो जारी रखना चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट है और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है। तुरंत में तो ये सारा कुछ चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता है। तो धीरे-धीरे जो है कि आत्मनिर्भरता इंडिया में आ सकती है, लेकिन फ़िलहाल के लिए बाकी सब चीज़ों में चल सकता है फ़िलहाल। लेकिन 5G जो अभी आने वाला है इंडिया में, तो उसमें चाइनीज़ का जो पकड़ है, जैसे पहले 4G और इस सब में था, तो 5G में बिल्कुल भी दखल-अंदाज़ी चाइनीज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इंडिया का उसमें होना चाहिए या फिर अगर दूसरे कोई एलाई कंट्री है, उसका होना चाहिए। चाइनीज़ को बिल्कुल भी गवर्नमेंट को बचना चाहिए कि चाइनीज़ कंपनीज़ या फिर उनके डाटा बैंक्स यहाँ पे इंडिया में शेयर हो पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछते हैं, विल इंडिया अप्रोच द रीजन चेंज टू द रीजन चेंज? वो कहते हैं कि देखिए, ये चाइना को ऐसा लगता था और हमें हमने वहाँ से पढ़ा भी है चाइनीज़ जो न्यूज़पेपर आती है, जो ग्लोबल टाइम्स ये सब में, उनको ऐसा लगता था कि मतलब ऐसी चर्चाएँ चल रही हैं और कि इंडिया के ऊपर तरफ ये जो हमला हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि इंडिया है, यूएसए और ये सब ऑस्ट्रेलिया, जापान ये सब से कुछ ज़्यादा ही निकटता बनते जा रही है टाइम के साथ। तो इस तरीके से अगर धमकाएँगे जैसे कि हमारा
पहले से ही ऐसा आया है कि साइलेंस डिप्लोमेसी जो है हम लोग चलते हैं। हमने पिछले वीक हमने ये डिस्कस करा था कि साइलेंस डिप्लोमेसी जो है हम लोग किस तरीके से अभी तक अपना के रखे हैं, और अंदर अंदर जो है वो बातें चलती हैं और चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो इस वजह से वोकल नहीं हो रहा है। आज के भी जो अखबार है वो कल के अखबार में छप करके आएगा। आप देखिए कि मनमोहन सिंह ने भी ऐसा सलाह दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि देखिए, डिप्लोमेसी का ये मतलब नहीं है कि आप चुप रहिए। डिप्लोमेसी का मतलब होता है आप वोकल हुए, सबको बताइए, चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़े। तभी तो आपको मतलब हर जगह पे वो दोनों तरफ में जो है आपका वो मत एक बराबर रह पाएगा। और जो चीज़ें हैं वो हिस्टोरिकली जो है आपके पास लिखी पढ़ी सब कुछ होंगी, और सबके पास आपका सबूत भी होगा। और इधर उधर जो है वो जो कुछ भी कोई भी कमेंट कर दे रहा है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से, तो उससे क्या है कि आपके नेशनल रिलेशंस जो है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है, वो हानि नहीं पहुंचेगी उसमें। तो वही सेम लाइंस पे ये भी कहते हैं कि इनको ऐसा लगता है चाइनीज़ को कि अभी इंडिया जो है कि साइलेंट हो जाएगा। अगर हम उसको थोड़ा धमकाएंगे, डराएंगे, तो हो सकता है यूएसए से जो है वो उतना जो अभी निकटता है उसकी, यूएसए और यूएसए के अलाइन कंट्री से, तो उससे थोड़ा सा वो दूर हट जाएगा। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, जो जो डिप्लोमेट है उनका ऐसा मानना है कि इसके ठीक विपरीत होगा। क्योंकि इंडिया के जो पार्टनरशिप है आपका, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, यूएसए, ये सब डेमोक्रेटिक कंट्रीज है। तो इनका, इनके साथ जो इंडिया का जो तालमेल है, जो जो सोच है, एक तरह का से ये सोचते हैं, इस एक तरह का इनका जो है संगठन एक तरह का है। तो इससे इनकी जो जो आगे की जो जो पॉलिसीज भी होंगी वो काफ़ी ज़्यादा मैच करेंगी। और एक्सपेक्टेशन जो होंगी दोनों की, हम लोग दोनों की, वो मतलब काफ़ी एक सिमिलर वेज में आगे चल के जाएगी। जो कि अभी फ़िलहाल जो चाइना सोच रहा है कि हम लोग अलग हट जाएंगे और हम लोग जो है कि डर जाएंगे उनके बात से, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट वो साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि कोई कोई चाइनीज़ ये भी सोचते हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी इंडिया ने बनाना शुरू किया लद्दाख में, और जो आर्टिकल 370 से हम लोग डाइल्यूट हुए, तो वो भी क्या कारण है यहाँ पे लड़ाई का। तो ये डिप्लोमेट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो ये भी लगता है कि ये भी एक कारण है। क्योंकि इससे पहले भी जो है हम लोग मैनेज कर चुके थे पीसफुली इस चीज़ को निपटाना का, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हुआ था, शुरू नहीं हुआ था, और उसके पहले वो 370 भी नहीं आया था। तो डोकलाम में भी हम लोग एक जगह भिड़े थे, लेकिन वहाँ पे भी लड़ाई लड़ाई या फिर मारकाट नहीं हुआ था। चोमार में भी एक बार ऐसे ही, दिपसांग में भी ऐसे ही, तो पीसफुली सब चीज़ मैटर जो है वो संभल चुका था। लेकिन यहाँ पे जो है वो लिमिट बहुत ज़्यादा क्रॉस हो गया है। और अब मेरे को ऐसा नहीं लगता है, मेरे को लगता है कि छोटा मोटा ज़मीन, थोड़ा बहुत ज़मीन लेने के चक्कर में चाइना ने एक काफ़ी बड़ा टैक्टिकल जो उनका इंडिया के साथ जो एक स्ट्रैटेजिक जो रिलेशनशिप था, उसको वो लोग ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा दिया है। और वो क्या कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछते हैं कि आर वी लुकिंग एट इन्फ्लेक्शन पॉइंट इन द रिलेशनशिप दैट कुड बी सिग्निफिकेंट एज 1988 विच मार्क द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाई। जैसे पहले भी लड़ाई हुआ था, तो लेकिन हम लोग का आगे चल के थोड़ा सा एग्रीमेंट हो गया था, और इस वजह से 1988 इस सब के वजह से, इस सब के बाद से देखिए 1988 के टाइम पे जो चाइनीज़ के प्रेसिडेंट जो थे, जो प्रीमियर थे, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सूझबूझ वाले लोग वो थे। 1988 ये सब से पहले 1970s ये सब में तो चाइना और इंडिया की इकोनॉमी बिल्कुल एकदम नॉर्मली चल रही थी, बराबर ही चल रही थी, वैसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। वहाँ भी बहुत भुखमरी और ये सब सारा कुछ चलता रहता था, इंडिया में तो ये सब कॉमन था ही। तो 1988 में जो वहाँ के जो 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 प्रीमियर जो बन करके आया ना, उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा कि वो पूरा मतलब साइंस एंड टेक में इतना बढ़िया उन्होंने वहाँ पे काम करा है कि मतलब इनोवेशन, साइंस एंड टेक और आपके स्टार्टअप्स में उन्होंने इतना अच्छा काम करा है कि आज के डेट में देखिए, टाइम तो लगता है मैन्युफैक्चरिंग और ये सब सारा कुछ में। 1988 में उन्होंने स्टार्ट करा, 1990s 2000 तक उनकी जो जो मतलब काम लाइक जो उनका जो स्ट्रक्चर था, वो जो लाइन, जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन था, वो डेवलप होना शुरू हो गया। उन्होंने इकोनॉमिक जोन और ये सब सारा कुछ जो इंडिया अभी कुछ 3 4 5 6 साल पहले से शुरू किया है, वो उन्होंने 1988 से शुरू कर दिया था। उस बीच उन्होंने बहुत सारे दूसरे कंट्रीज से एग्रीमेंट्स भी करे थे, पीसफुल एग्रीमेंट्स, कि हमें इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान देना, अभी फ़िलहाल ये सब टेंशन्स नहीं चाहिए। तो उन सारे इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स में इंडिया का भी ये एग्रीमेंट आया था, पीसफुल ट्रीटी आई थी, जिसको अभी तक फॉलो करके काफ़ी अच्छा इंडिया का चल रहा था। तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि अभी फ़िलहाल तो वैसा कुछ पार्टनरशिप जो है वो अभी इंडिया
मतलब करे वो, मेरे को ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। मतलब मैं इंडिया की तरफ से नहीं, मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ऐसा बोल रहा हूँ। लेकिन आप देखिए कि जितने भी जो अपोजिट हम दोनों के जो ख्यालात हैं, जो चाइनीज़ है वो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ थोड़ा वो डिक्टेटरशिप टाइप से चलता है, नाम मात्र जो है वो डेमोक्रेसी अपने आप को बोलती है, लेकिन वहाँ एक ही पार्टी है। तो उनके जो ख्यालात हैं वो हमसे बिल्कुल ही अलग है। और हम लोग का जो आगे चल के जो वैल्यूज़ सिस्टम है, जितने भी हमारे पॉलिसीज़ हैं, वो ज़्यादातर जो है आसपास के डेमोक्रेटिक कंट्रीज से ही मेल खाएंगे। उनके साथ ही हमारे आगे रिलेशनशिप बढ़ेंगे। और जहाँ तक चाइना के सवाल है, तो अभी तो ये ज़्यादा डिटोरिएट हुआ नहीं है, बातचीत जो है आर्मी लेवल पे चल रही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये और भी ज़्यादा खराब होने वाला है आने वाले कुछ महीनों में। नेक्स्ट आर्टिकल है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा में बना दिया है गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया कि वर्चुअली बहुत सारे लोगों ने एक साथ योगा करा, 62,000 लोगों ने एक साथ पार्टिसिपेट करके और योगा करा, और इसको कोऑर्डिनेट जो है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने करा था। तो हम गुना डिस्ट्रिक्ट जो है वो नॉर्थ में आता है आपके मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश किस किस स्टेट से टच होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तीन चार मैं बता देता हूँ। यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, और राजस्थान से टच होता है कि नहीं, ये आप बताइए। नेक्स्ट, फाइटिंग अ डबल पैंडेमिक, ये हमने तीन चार आर्टिकल्स को मिक्स करके बनाया है। जैसे एक नारी डॉट कॉम है, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, तो उनको उनमें उनका हमने इसमें जोड़ा है, एक पॉइंट ऑफ व्यू। फिर द हिंदू का तो आज का आर्टिकल है ही। और कुछ दिन पहले मई 2020 में, 8 मई 2020 में वर्ल्ड वाइड जो लॉकडाउन चल रहा था, तो एक इंटरनेशनल संपादक है साइकोलॉजी टुडे, तो उसमें साइकोलॉजी के ऊपर मेंटली जो है वो इतना जो प्रॉब्लम क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग स्ट्रेस में आकर के और डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आर्टिकल काफ़ी अच्छा आया था। तो इसके साथ हम लोग उसको भी पढ़ सकेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, यही आर्टिकल जो है साइकोलॉजी टुडे से आया था। तो ये मैंने उन दोनों साइकोलॉजी टुडे और नारी डॉट कॉम से मिला करके ये 2 पेज का मैंने बनाया है इसका मतलब पॉइंट्स। तो ये हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल के ऊपर आएँगे द हिंदू वाले पे। सबसे पहले नारी डॉट कॉम से मैंने उठाया था कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर होता क्या है और ये किस-किस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले वो ये बताते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ़ हस्बैंड के साथ ही नहीं होता है, वो आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है, इन-लॉज़ के साथ भी हो सकता है, अदर फैमिली मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, या फिर कोई और भी नेबर भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस आपको कर दें। फैक्ट्स क्या कहता है? फैक्ट्स ये कहता है कि 15 साल की उम्र से लेके और आगे 60 इयर्स की या 70 इयर्स की उम्र, हर एक तीसरी महिला जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है। ये किसका रिपोर्ट है? ये हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी जो इन्होंने रिपोर्ट जो रिलीज़ किया था यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से, उनका ये रिपोर्ट है कि हर तीसरी महिला जो है 15 साल की एज के बाद वाली, वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार है। डोमेस्टिक वायलेंस के क्या क्या टाइप्स होते हैं? तीन टाइप मेनली होता है। पहला फिजिकल अब्यूज़, जो मारपीट। सेकंड मेंटल या इमोशनल अब्यूज़, ब्लैकमेलिंग या फिर उसको ताना देना, या फिर सुबह शाम दिन भर डांटना, ये हो गया मेंटल अब्यूज़। और थर्ड फाइनेंशियल अब्यूज़। फाइनेंशियल अब्यूज़ का मतलब क्या है? ये एक नया टर्म है, आपको पता नहीं हो, प्रीलिम्स में भी आने का चांसेस है। फाइनेंशियल अब्यूज़ क्या होता है? फाइनेंशियल अब्यूज़ ये होता है कि अगर किसी लड़की के पास कोई प्रॉपर्टी है, जहाँ से उसको कुछ रेंटल आता है, या फिर वो कहीं जॉब करती है, या फिर कुछ भी तरीके का अगर उसके पास इनकम है, तो वो इनकम उसको अगर वो जो भी इसके घर का जो जो डोमिनेंट मेंबर है, चाहे वो पेरेंट्स हो, या फिर उसका वो हस्बैंड हो, या फिर उसका वो बेटा हो, या फिर कोई और हो, अगर वो लिमिट कर लेता है, मान लीजिए किसी बूढ़ी औरत का पेंशन आता है, उसके पास अगर 10,000 का पेंशन आता है हर महीना, और वो जो 10,000 है वो उसको 10,000 नहीं मिलता है, उसको 1 ही 1,000 मिलता है। तो बाकी के 9,000 उसको हर बार उसको अपने जो भी इसके घर के जो मेंबर हैं, उससे उसको मांगना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से उसने उस वाले पैसे को वो इसलिए रख लिया, क्योंकि वो आगे चल के वो लेडी जो है उसके पास खुद का पेंशन तो आ तो रहा है, लेकिन फिर भी वो
अपने जो मान लीजिए अगर उसका सन है, तो वो उससे अगर उसको पैसा माँगना पड़ रहा है, तो एक तरह से वो आश्रित हो जा रही है उसके ऊपर। उसके पास खुद का पैसा है, फिर भी वो उसके ऊपर आश्रित हो रही है। तो एक सेंस ऑफ कंट्रोल जो है, वो एक मैकेनिज़्म बन जाता है। तो ये भी एक तरह का फ़ाइनेंशियल अब्यूज़ है। तो नेक्स्ट साइकोलॉजी टुडे जो है, उनका ये कहना है कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, आईपीवी, ये डोमेस्टिक वायलेंस का ही एक पार्ट है। वो ये कैसे होता है और ये क्यों होता है? क्वेश्चन्स अराइज़ कि ये होता क्यों है एक्चुअली? तो क्वेश्चन ये है कि फैक्टर्स इसके क्या-क्या रिस्पॉन्सिबल है कि स्ट्रेस, आइसोलेशन मतलब अलग-अलग अगर रहते हैं, अलग-थलग रहते हैं, लोनलीनेस होता है या फिर इकोनॉमिकल एंग्ज़ायटी एंड जॉबलेसनेस, अगर जॉबलेस हैं, इकोनॉमिकल अगर प्रॉब्लम चल रहा है, तो प्रॉब्लम होता है। अल्कोहल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ही। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेज़, ये क्या होते हैं? ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये क्यों इसके ऊपर आर्टिकल आया था? क्योंकि ग्लोबली भी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का एक रिपोर्ट आया था अभी कुछ दिन पहले। उसने ये बताया था कि 3 महीने का जो क्वार्टर एंड जो अभी हुआ है फिलहाल, उसमें 20% आईपीवी का केसेस का बढ़ोतरी हुआ है। और अगर जैसे क्वारंटाइन जैसे आगे अभी बढ़ता रहता है, पूरे टोटल लॉकडाउन को अगर आप मिला के देखो, तो ऐसा उम्मीद है कि 15 मिलियन ऐसे एडिशनल केसेस आईपीवी में आएंगे सामने। तो नेक्स्ट क्या-क्या इसके स्ट्रेस जितने भी हमने फैक्टर समझे वो एक्चुअली में होता क्या है और क्यों ऐसा उसके ऊपर स्ट्रेस सबसे पहले कि इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस, लोनलीनेस अगर किसी के पास किसी में किसी भी कारणवश कोई देहांत कर गया या फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही या फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रहा है, स्ट्रेस में है अगर बंदा, तो उसके अंदर एक हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन्स होता है, एलिवेशन वो उसका बढ़ जाता है, जिस वजह से वो एग्रेशन जो उसकी उस भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और वो एग्रेशन कहीं तो वो निकालेगा, या तो वो बच्चों को पीटेगा, नहीं तो वो घर की फीमेल को पीटेगा या फिर उस पर चिल्लाएगा, जो भी तरीके का मेंटली या फिर फिजिकली उसको वो अब्यूज़ करेगा या फिर टॉर्चर करेगा। तो ये एक पहला कारण है। दूसरा कि इकोनॉमिकल एंजाइटी, जैसे पिछला एग्जाम्पल वो क्या देते हैं कि जब रिसेशन हुआ था अभी कुछ दिन पहले 2008 में, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल जॉबलेसनेस और हेल्पलेसनेस आ गया था। तो एक ड्यूटोन एंड ब्राउनिंग 1988 का एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर ये पाया गया कि जो मस्कुलिन आइडेंटिटी है जो मेल की, वो अंडरग्रेड हो जाती है। मतलब अगर जैसे अगर लेडी जो है घर की वो कमा रही है या फिर लेडी नहीं भी कमा रही है, अगर वो पहले से एक्सपेक्ट करती थी कि मेल जो है वो घर में पैसा लेकर के आएगा, लेकिन मेल जो है वो या तो पैसा नहीं ला रहा है, लेडी कमा रही है तो वो उससे छोटा हो गया। और या फिर अगर वो मेल भी जो है वो पैसा नहीं ला रहा है, लेडी भी जो है वो घर में है, लेकिन वो घर का तो काम करे, लेकिन मेल जो है वो घर में रह के घर में कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से लेडी के बराबर या फिर उससे नीचे हो जाता है। तो ये एक जो मस्कुलिनी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो एक जो जो जेंडर फिनोमिना है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जो पुरुष प्रधान सोसाइटी का जो एक फिनोमिना है, उससे थोड़ा सा जो डाइवर्सन जब आता है, तो एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है स्ट्रेस के वजह से, फिर से वो अपना थोड़ा वर्चस्व दिखाने के लिए और वो उसको मेंटली फिजिकली किसी तरीके से अब्यूज़ करना शुरू कर देता है। अल्कोहल अल्कोहल जो शराब और ये इत्यादि के जो सेवन करते हैं उसमें क्री ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ये जब कोई लेता है तो उसके अंदर जो डिसइन्हिबिटर इफेक्ट जो शराब का जो है, डिसइन्हिबिटर इफेक्ट मतलब कि अपने आप को खुद को कंट्रोल करने का जो जो क्षमता होता है वो आदमी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत खो देता है। और फिर जो आपके जो अंदर की जो अगर एग्रेसिव भावना है, अगर आप नेचुरली अगर आप एग्रेसिव हैं, तो वो खुलकर बाहर निकल आता है, क्योंकि आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। चाहते मतलब हल्का चाहते हुए भी आपको उतना समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो। एग्ज़ाम्पल क्या देते हैं, हरिकेन कैटरीना जब आया था कुछ दिन पहले, चक्रवात जो आया था आपका, तो उस टाइम पे 3 गुना उस समय भी घर के अंदर लोगों को रहने के लिए कहा गया था, और उस समय भी जो है अल्कोहल बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गया था। अराउंड 234% राइस हो गया था। जैसे फ़िलहाल अभी भी जो है अल्कोहल की बिक्री जो है आपको पता है देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था, और उस टाइम पे भी डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेज़ हैं वो 3 गुना बढ़कर सामने आए थे। लैक ऑफ रिसोर्सेज उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लैक ऑफ रिसोर्सेज मतलब देखिए, अगर अभी फ़िलहाल नॉर्मल अगर डेज़ होता है उसमें अगर कोई अगर मेंटली अब्यूज़ करता है, तो जो जो बंदी है वो किसी से जाके कह सकती है, पुलिस में कंप्लेन कर सकती है, एडवोकेट के पास जा सकती है, या फिर वो घर छोड़ करके, और शेल्टर होम्स होते हैं बहुत सारे, एनजीओज़ और ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज़ करते हैं, तो वहाँ पे जाके वो शरण ले सकती है, रह सकती है।
लेकिन फ़िलहाल जो है वो सारा कुछ बंद है। एडवोकेट्स मतलब थोड़ा-सा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो अपना केस को समझ रहे हैं, ले रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि वो कोविड-19 की वजह से वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। जजेस जो हैं वो कतरा रहे हैं अभी कि बाहर के जो लोग हैं, वो जेल में जाकर अभी ना रहें, क्योंकि जेल में हो सकता है क्या पता बाहर वाले लोग जो हैं वो जेल में जाकर के और वो कोविड-19 का वो कहर फैला दें उसके अंदर, तो क्या पता वहाँ के जो कैदी हैं, उनको फिर हमें वहाँ से उठा करके और हॉस्पिटल में ले जाना, मतलब ये सब थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है, सिर्फ़ इंडिया में नहीं है, सब जगह प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा-सा अभी कोर्ट्स जो है बहुत जगह पे बंद है, और एडवोकेट्स जो हैं वो आपके वैसे मतलब वर्चुअली सबको सुन रहे हैं। शेल्टर होम्स बहुत जगह पे जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो जिस वजह से रिसोर्सेज़ की जो कमी है, उस वजह से भी जो है वो अपने आप को हेल्पलेस समझ रही हैं लोग, मतलब जो भी जिनके ऊपर वो प्रॉब्लम चल रहा है। तो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल के ऊपर। आर्टिकल काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, इसको लिखा है खुद सेक्रेटरी हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ की, उन्होंने लिखा है। वो कहती हैं कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये जो स्क्रीम्स आते हैं, जो थर्ड्स, एंगर शाउटिंग, और जो सिकनेस जो होता है किसी भी लेडी का बंद दरवाजे के अंदर, तो वो काफ़ी बड़ा रिस्क है हमारे ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए, और ये बर्दाश्त के बिल्कुल फालतू है, और हमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो भी बन पड़े हम लोग इसको करना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जेंडर वायलेंस जो है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है, और इससे सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ घर की महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं है, इससे जो है कि घर में अगर कोई बच्चे हैं उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है, और कभी-कभी तो उनके उनके ऊपर में भी इस चीज़ का असर हो जाता है, उनको भी पिटाई पड़ जाती है। तो ये जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, इस टाइम पे जो पैंडेमिक है, उसकी वजह से जो एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वुमेन को ही बियर करना पड़े, ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कैसे ये चीज़ को हम लोग रोक सकते हैं? सबसे पहला तो ये है कि हम लोग इसको रोकने के लिए हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल कम्युनिकेबल डिस्टेंस पे, मतलब ज़्यादा दूर ना हो, और इस तरीके से हम लोग को उसकी उस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल डॉक्टर्स जो हैं वो घर नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब सारा कुछ का मामला है। पुलिस जो है वो भी घर के अंदर नहीं घुस रही है, वो बाहर-बाहर से ही काम कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग कोविड-19 की वजह से। तो उस वजह से काफ़ी लोग हेल्पलेस अपने आप को महसूस कर रही हैं, और हेल्पलाइन नंबर्स में इस टाइम पे 25% से 300% ज़्यादा बार, अब कुछ नहीं मिलेगा तो वो फ़ोन ही करती हैं। तो फ़ोन करके 25% से 300% ज़्यादा बार अभी इस तरह के केसेस जो हैं वो हमारे सामने डोमेस्टिक वायलेंस के दर्ज किए जा रहे हैं। तो हम एक्सपीरियंस हमें क्या बताता है? एक्सपीरियंस हमें ये बताता है कि पैंडेमिक जब भी होता है, तो उसको अगर आप रोकना चाहते हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत अगर राहत देना चाहते हो, तो आपको मतलब हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको दुरुस्त करना पड़ेगा। क्या मिसाल है? मिसाल ये है कि वेस्ट अफ्रीका में 60% से ज़्यादा डेथ हुई थी, उसमें जो है मैक्सिमम जो है वो वुमेन थी, 2014 के इबोला वायरस आउटब्रेक में। फिर उसके बाद कैटरबरी अर्थक्वेक जो हुआ था आपका न्यूज़ीलैंड में, उसमें भी 53% जो राइज़ हुआ था, डोमेस्टिक वायलेंस का राइज़ हुआ था। तो 70% वर्कर्स भी जो आप देखिए हेल्थ केयर केयर्स में जो नर्सेज़ होती हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स तो होती ही हैं। तो वो लोग सब जो है कि क्योंकि केयर जो है वो पिंक कॉलर जॉब कहते हैं ना, कि केयर जो है वो ज़्यादा अच्छा लेडीज़ ले रख पाती हैं। तो जिस वजह से 70% वर्कर जो है हेल्थ केयर सेक्टर में, वो लेडीज़ होती हैं। तो उनको इस चीज़ पे भी इन्फेक्शंस का और ये सब सारा कुछ का काफ़ी ज़्यादा उनको अभी कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान उनको खतरा है। और दूसरा, और एक नेक्स्ट जो बताते हैं पॉइंट, वो ये है कि बहुत सारे स्कूल्स और ये सब सारा कुछ बंद है, और आगे एग्ज़ाम्स कब होंगे नहीं होंगे ये भी इसका ही प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे गर्ल्स को जो पेरेंट्स हैं वो शादी करने के चक्कर में अभी लग गए हैं, और शादी अर्ली मैरिज, फ़ोर्स्ड मैरिज, और प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, अर्ली प्रेगनेंसी। अब शादी जब एज से पहले हो जाएगी तो अर्ली प्रेगनेंसीज़ भी हो जाएँगी। तो जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है कि वो प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है, एस्केलेट कर सकती हैं, जो कि बच्चे पहले स्कूल जाते थे, तो सरकारी स्कूल जो है बहुत सारे स्टेट्स में नोडल ऑफ़िसर्स हैं, जिनको अगर गर्ल्स जाकर रिपोर्ट करें कि मेरा जल्दी शादी हो रहा है, मेरा स्कूल छुटवा रहा है, तो वो एक्शंस ले सकते हैं, और वहाँ के जिला अधिकारियों से वो कॉन्टैक्ट करके उस बच्ची को
एस्केप भी कर सकते हैं। बहुत जगह वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, मालदा तरफ में, तो वहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है और वहाँ के स्कूल टीचर्स जो हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। तो ये जो वायलेंस है, इसको अगर हम मिटिगेट करना है, इसको अगर हटाना है हमें जो वायलेंस है, तो इसमें हमें काफ़ी अच्छा काम करना पड़ेगा और 54 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, वो हम लोग सबको एक साथ आकर, मतलब कॉमनवेल्थ में 54 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं, उन सबको एक साथ आकर इस जेंडर बेस्ड वायलेंस के प्रति काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएँगे। दूसरा, फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द सेंस कि जितने भी आपके माइक्रो, स्मॉल, मीडियम साइज़ बिज़नेस फ़र्म्स हैं, इनफ़ॉर्मल सेक्टर्स हैं, जहाँ पे अगर ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर वहाँ के जो ओनर है वो वुमेन है वहाँ, तो फिर उन जगहों पे किस तरीके से फ़ाइनेंशियल उनको थोड़ा ज़्यादा फ़ाइनेंशियली हेल्प करके थोड़ा-सा और उनको पुश करें, सपोर्ट करें। तो इन सब चीज़ों से हमारी जो जेंडर एम्पावरमेंट है, हमारे जो समाज में वुमेन एम्पावरमेंट जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। और ये होने से टाइम के बाद जो है कि हमारा जो वर्चुअल जो एक जो समाज है, वो काफ़ी अच्छा उभर कर सामने आएगा। वो ये भी कहते हैं कि हम बहुत सारे मीटिंग्स अभी फ़िलहाल किए हैं बहुत सारे कंट्रीज़ से, और उनसे ये भी अपील करा है कि आप इस संदर्भ में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज़ आप जनरेट कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं, उन सब के बारे में आप एक-दूसरे से कोऑर्डिनेट कीजिए, सबको बताइए, ताकि उनके कंट्रीज़ में भी ये सारा कुछ हो सके। बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत कुछ ऐसा हुआ भी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री में इनोवेटिव पार्टनरशिप बिज़नेस एंड न्यू ऑर्गेनाइज़ेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन, किसी कंपनी है, कोई कंपनी, तो वो कंपनी को अल्टरनेटिव लोकेशन, जैसे शेल्टर हाउस क्वारंटीन सेंटर में अभी जब चेंज हो गया है, तो उन्होंने एक कोई अल्टरनेटिव लोकेशन से होटल्स बुक कर दिए उन्होंने, या फिर कोई धर्मशाला बुक कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस से जो विक्टिम्स हैं, उनको शेल्टर प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट्स ने फंड भी एलोकेट करवाए हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि वो जितने अभी, क्योंकि केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं अचानक से, तो वो अभी अपना जो है वो जो जो वर्क पावर है, वो उसको थोड़ा-सा और एक्सेलरेट करके और इस चीज़ में वो बाकी दुनिया लोग को, मतलब जेंडर्स को, जो भी विक्टिम है, उनको वो हेल्प कर सके। तो ये सब काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स हैं, और लीगल एडवाइसेस भी इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशंस को दे रही हैं, और न्यू लीगल इन्फोर्समेंट भी, जैसे बाय चांस कोर्ट अगर बंद है, तो उनको किस तरीके से ऑनलाइन जो है बहुत सारे जो खाली जजेस या फिर जो एडवोकेट्स हैं, उनको किस तरीके से एडवाइस दे रहे हैं और बातचीत हो रही है। तो ये सब चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और ये अभी जो अर्जेंसी है, जो इतना बड़ा जो अर्जेंसी है, हमें कि हमें इतना ज़्यादा सर्ज आ गया है, लेकिन हम बहुत सारे लोग हम देखा कर दे रहे हैं इस चीज़ को। तो इस सब चीज़ में ये सब जो 3, 4, 5 जो इनोवेटिव स्टेप्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। वी आर इंक्रीजिंग ऑन ऑनगोइंग एडवोकेसी। जो ये क्या कर रही हैं, ये संस्था जो है, जो कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी, वो क्या कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक केसेस बना रहे हैं इस तरह का जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उस चीज़ को रोकने के लिए, ताकि हम आगे चल के बहुत सारे जो कंट्रीज है जो खुद से सक्षम नहीं है, उनको हम इकोनॉमिकली एम्पावर कर सकें, साउंड बना सकें। और ये जो पैंडमिक है जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस अगर होता है, तो 4.6 टू 5% ऑफ जीडीपी जो है वो आपका बिल्कुल पानी में चला जाता है। तो वो चीज़ को रोकने के लिए हम थोड़ा बहुत उनको इकोनॉमिकली एड करेंगे, थोड़ा-सा उनको इकोनॉमिकली पैसा देंगे, और वर्चुअल मीटिंग्स हम लोग ऑर्गेनाइज़ करवा ही रहे हैं इतने दिन से, और भी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज़ करवाएँगे, ताकि ये जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हम लोग क्या-क्या इनोवेटिव स्टेप्स उठा सकते हैं, और किस कंट्री के लिए क्या चीज़ आपका ज़रूरी हो सकता है, तो वो सब चीज़ हम लोग एलोकेट और कोऑर्डिनेट करवा के, ये जो हिडन पैंडेमिक है, एक्चुअली जो पैरेलल चल रहा है, जब भी इस तरह का स्ट्रेस वाला जो जो सिचुएशन आता है, जैसे कि हुरिकेन जो आया था कैटरीना, और जो अभी फ़िलहाल कोविड-19 है, उससे पहले एक आपका अलास्का ऑयल स्पिल हुआ था, उस टाइम पे भी, मतलब, और रिसेशन जो आया था 2008 में, उस टाइम पे भी, जब भी इस तरह का सिचुएशन जो आता है, जो हिडन जो पैंडेमिक होता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस का, वो जो बढ़ जाता है, उसके लिए हम लोग क्या-क्या इनोवेटिव स्टेप्स उठा सकते हैं, और ये एक प्रॉपर मैकेनिज़्म हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा होती रहेगी, और हम लोग कर भी रहे हैं। एक छोटा-सा ये कि आप मैप देख लीजिए कि कौन-कौन से कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ कौन-कौन है? बेसिकली अगर फंडा आप देखो एक लाइन में, तो वो कंट्रीज़ जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट बन कर के उभर कर के आए हैं, जो पहले कोई यूरोपियन कंट्री के इसके अंदर थे,
यूरोपियन कंट्री के अंडर थे। अगर वो यूरोपियन कंट्री उसके ऊपर राज करती थी, खास करके यूनाइटेड नेशन ब्रिटिश, तो अगर वो फिर बाद में आगे चल के वो इंडिपेंडेंट होकर के आई है, तो वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आती हैं। इंडिया तो है ही, पाकिस्तान भी है, कनाडा है, आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत सारे हैं, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारा कुछ जो कंट्री है आपका इसमें है। मैं चाहूँगा कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक जो है वो मैं नीचे में दे दूँगा आपके डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, gkmonk.com डाउन मतलब सर्च कीजिए। फ़िलहाल ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, 5-10 सब्सक्राइबर्स ही हैं, 5 हैं। तो आप उसके अंदर जाइए, आपको सारा कुछ जो पीडीएफ पहले के भी हैं वो मिल जाएँगे आपको, और कुछ-कुछ मैं वैसे भी डालते रहता हूँ, तो वो सब भी आपको मिलते रहेगा। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो फ्लैग्स हैं वो सब आप देख सकते हो कंट्री के नेम के साथ। जो आईबीपीएस और ये सब के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, ये सब में कभी-कभी ये हैंडी हो जाता है, आ जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा आर्टिकल है आज का, इंडिया कंटिन्यूइंग टू फ्रंट कॉनंड्रम। टू फ्रंट मतलब चाइना, पाकिस्तान दोस्त, इंडिया बीच में। उधर साइड से वेस्ट से आपका पाकिस्तान, ईस्ट से हमारा चाइना। ऐसा भी हो सकता है कि चाइना, पाकिस्तान एक साथ वॉर हमला कर दे। तो इसके ऊपर पहले क्या हुआ था और अब क्या हो सकता है? देखिए, कभी भी हम लोग कोई डिसीज़न लेते हैं तो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस के अनुसार ही लेते हैं। हम लोग इफ बट जो है वो हिस्ट्री के एक्सपीरियंस जो हमारा होता है उसके अनुसार ही हम लोग आगे लगाते हैं। तो इस वजह से हमारा हिस्टोरिकल हमें पता होना चाहिए कि पहले क्या हुआ था और अब हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस वजह से ये आर्टिकल जो है डिस्कशन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट आर्टिकल है। First mistake in 1962 is instructive today. An obsession about Pakistan and a degree of compliance about China. मतलब 1962 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनकी छोटी सी एक मिस्टेक हुई थी। उनका ये प्रॉब्लम था कि उनको ऐसा लगा, एक्चुअली उनका प्रॉब्लम नहीं, उनकी भी ऐसी पीछे साइड से हम आगे दिखाएँगे फ़ोटोज़, तो पीछे साइड से उनकी इंटेलिजेंस से खबर आई थी कि चाइना किसी भी हाल में हमला नहीं करेगा, हम लोग वॉर पे नहीं जाएँगे। पाकिस्तान, तो उनको ऐसा लगा था पाकिस्तान के साथ तो वॉर्स ऐसा होते ही रहता है और ये जो टेंशन्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट होते ही रहते हैं। तो पाकिस्तान हो सकता है वॉर कर दे इंडिया के ऊपर, लेकिन चाइना जो चूँकि वहाँ के जो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये लोग सब बोलते रहते थे, उनको वादा किए थे कि हम लोग वॉर नहीं करेंगे, तो वो उनके तरफ से आश्वस्त थे। और कश्मीर में और मतलब पंजाब, राजस्थान, ये सब जगह पे उन्होंने ज़्यादा आर्मी का डिप्लॉयमेंट करवा रखा था, और बाकी के जो आपके अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्दर्न फ्रंटियर है, वो सब एरिया में थोड़ा-सा आर्मी का जो है कि वो कम वहाँ पे टुकड़ी थी, और उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था हमारा उतना बढ़िया कि हम लोग तुरंत में वहाँ पे बहुत सारे आर्मी के जवान पहुँचा सकें। फ़िलहाल तो मतलब अभी थोड़ा-सा सिचुएशन अलग है। अभी इंडिया में भी बहुत सारे आर्मी जवान फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से फिर ट्रक्स से हम लोग बहुत सारे पहुँचा सकते हैं। तो अभी की सिचुएशन अलग है, लेकिन उस टाइम पे जो हम लोग ऐसा जब हम लोग सोच के चल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से तो वॉर हो सकता है, लेकिन उधर से वॉर नहीं हो सकता है, जिस वजह से हमें काफ़ी बड़ी मुँह की खानी पड़ी थी। और ये एक एकेडमिशियन है अमेरिकन, प्रोफ़ेसर वाइन वरकॉक्स ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो भी ऐसा कहते हैं कि इंडिया जब-जब ये ऐसा मान के चलता है कि हमें अभी हम लोग फ्री हैं, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, चाइना की तरफ से हमें कोई ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, तब तक इंडिया को प्रॉब्लम हुई है। और इंडिया जब-जब ऐसा मान के चला है कि नहीं हम लोग सतर्क रहते हैं और हम लोग अभी आगे कुछ भी हो सकता है, तो इंडिया बिल्कुल विक्टोरियस निकल कर के वापस आया है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल देख सकते हो, अगर इंडिया को अगर दोनों तरफ से आता है, तो ये इतना बड़ा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है आपका चाइना का, यहाँ से यहाँ और ये चीज़ से यहाँ, और इधर पाकिस्तान। तो जिस वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फँस सकता है। बफर ज़ोन जो नेपाल है, भूटान है, इसमें थोड़ा-सा हमारे पास फ़ायदा है कि इस जगह पे तो कम से कम हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो हम लोग बिल्कुल कंटिन्यूअस वहाँ से वहाँ तक हम लोग हमें लड़ना नहीं पड़ेगा। तो जिस वजह से ये चीज़ हमारे पास थोड़ा-सा फ़ायदा है ज्योग्राफिकल। स्ट्रैटेजी ऑफ टू वॉर्स, उस समय के ऊपर जाते हैं हम लोग, उस समय क्या-क्या हुआ था। 1962 और 1971 में जैसा जो-जो डिफ़रेंस आया था, 1962 में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, 1971 में जब हुआ था, तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो थीं, वो थी हमारी प्रधानमंत्री। तो उनको ये ची इंदिरा गांधी को ये चीज़ पहले वाले जो एक्सपीरियंस हुए थे हमारे, कि हम लोग ये चीज़ सतर्क नहीं थे कि चाइना से भी हमारा कुछ वैसा हो सकता है ड्रामा। तो
1971 में वो सतर्क थी, जिस वजह से हमने 1971 में जो है हमने विक्ट्री हासिल करी थी, चाइना पाकिस्तान दोनों के रहते हुए भी। 1962 में एक्चुअली क्या हुआ था कि उस टाइम पे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उनके डिफेंस मिनिस्टर थे वीके कृष्णन मेनन। तो उनको ऐसा सिक्योरिटी में ऐसा आया था कि खबर आया था इंटेलिजेंस का कि पाकिस्तान की तरफ से मेनली कोई भी हमला हो सकता है, लेकिन चाइना की तरफ से तो होना नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मतलब जवाहरलाल नेहरू के। और जिस वजह से उनका जब आश्वासन ऐसा आया है कि हम लोग नहीं, ये थे उनके फॉरेन मिनिस्टर चाइना के, तो उनका जब आश्वासन आया है तो वो तो नहीं करेंगे, ये चीज़ हम मान के चलते हैं। लेकिन 1971 में जब आपका लड़ाई हुआ तो फिर इंदिरा गांधी ने उसके बाद हम लोग ने ऐसा क्या किया था कि इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह का बना लिया था। इंश्योरेंस मतलब क्या होता है कि आप लोग अगर बाय चांस कोई मर भी जाता है, तो उसके बाद के लिए जैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना आ जाए घर में, तो उनको कुछ पैसे जो हैं वो घर वालों को दे दिए जाते हैं, ताकि कुछ दिन का काम चल जाए और जब तक वो अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा कर पाएँ। तो ये एक तरह का इंश्योरेंस जो है कि वो इंडिया चाइना के साथ साइन कर लिया, हमारा ट्रीटी पीस एंड फ्रेंडशिप कोऑपरेशन के लिए हम लोगों ने साइन कर लिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपके चाइना के यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के साथ। तो मिस्टेक्स जो हुए थे उसको उससे हिसाब से हम लोग क्या सीख सकते हैं कि ऑब्सेशन हमारा चाइना की तरफ, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं होना चाहिए, चाइना को भी देख के चलना चाहिए। जो रीसेंट हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था दिप्सांग चुमार दोकलाम, ये सब डिफ्यूज़ हो चुका था। लेकिन अभी जो चाइना जो इंडिया जो अभी मोदी मिस्टर मोदी की जो अभी बातें हुई थी आपके उनके काउंटर पार्ट जाई जिनपिंग के साथ में वुहान में अप्रैल 2018, और ममलापुर तमिलनाडु 2019, तो इससे अब जो भारत जो है वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया था कि अब तो चाइना कुछ मतलब थोड़ा बहुत ड्रामा नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए कुछ ही दिन के बाद वो डोकलाम वाला इश्यू क्रिएट हो गया था। तो ये जो इश्यूज़ जो हैं वो चाइना बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली करता है, बिल्कुल सोचा-समझा प्री प्लान्ड ये सब सारा कुछ उनका होता है। और इनके ऊपर जो भरोसा करने का जो है वो नहीं कर सकते हैं। पहले ऐसा हुआ था कि कृष्णा मेनन जो है वो खुद ऐसा कुछ कहे थे कि हाई कमिश्नर जो पाकिस्तान के उस टाइम पे राजेश्वर दयाल थे, तो उन्होंने राजेश्वर दयाल को बुलवा कर ये पूछा था कि आपको ऐसा कुछ लगता है क्या, पाकिस्तान की क्या आपकी इंटेलिजेंस क्या है? तो उन्होंने ऐसा कहा था कि पाकिस्तान अभी फ़िलहाल तो सर कोई प्रिपेयर्डनेस उनकी है नहीं। तो मतलब पाकिस्तान की तरफ से प्रिपेयर्डनेस है, लेकिन चाइना की तरफ से तो ऐसा कुछ प्रिपेयर्डनेस है नहीं। तो अभी आप चाइना की तरफ से आश्वस्त रह सकते हैं, मेरे तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पाकिस्तान कुछ वैसा कुछ ख़ास कर पाएगा चाइना के थ्रू ले करके, और तो वो अपनी तरफ से समझ, लेकिन कुछ ही दिन के बाद जो है कि ओपनली नेहरू जी ने ऐसा कहा था एक आगरा में एक जगह पे भाषण में कि देखिए मेरे को कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जियोन इन लाई जो हैं उन्होंने जो प्रीमियर थे उस टाइम पे आपके चाइना के, तो उन्होंने ऐसा मुझे आश्वासन दिया था कि इंडिया जो है कि वो चाइना के ऊपर, मतलब चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर तो अभी वॉर नहीं करेगा, आप इससे आश्वस्त रहिए। और जिस वजह से जो हमने मिस जजमेंट कर लिया, और पार्लियामेंट में भी उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करा था कि हमने मिस जजमेंट थोड़ा बहुत कर लिया, और जिस वजह से जो प्रॉब्लम हुई है हमें, और हमें जो हॉस्टाइलिटीज़ जो सहनी पड़ी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि इंडिया आउटनंबर्ड हो गया था चाइना से। इंडिया की एक सोल्जर के ऊपर चाइना के 6 मैन थे, मतलब 1:6 वाले मैन। तो जिस वजह से हमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर भी हम लोग उतना ज़्यादा हमारा क्षति नहीं हुआ था। हमारे करीबन 80 मैन शहीद हुए थे, तो चाइना की तरफ से अराउंड 380 या 400 मैन जो है वो शहीद हुए थे। तो ये एग्रेशन जो है हमें, ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके जो नतीजे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होते हैं। जनरल थापर जो थे उस समय हमारे आर्मी में थे, काफ़ी हाई ऑफिसर थे। तो उन्होंने उस टाइम पे ऐसा जताया भी था कि हम लोग को चाइना से भी थोड़ा-सा मतलब खतरा है, हमें उसके हिसाब से भी लेना चाहिए। लेकिन नेहरू जी ने ऐसा कहा था कि हमें ऐसा कोई बात नहीं है, हमारा ऐसा कोई भी चाइनीज़ से ऐसा कोई इंटेलिजेंस खबर नहीं आया है कि वहाँ से भी कुछ हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अचानक से जो उन्होंने वॉर किया था, उसके बाद आप देखिए कि
13 फॉरवर्ड इंडियन पोस्ट पे कंटिन्यूअस, जो आपका नीचे अरुणाचल प्रदेश से लेकर ऊपर लेह लद्दाख तक, अक्साई चीन तक, बिल्कुल वहाँ तक आपका नामकाचू रिवर, फिर किन्जिमानी, ये सब इतना पूरा पूरे फ्रंट में 13 फ्रंट पे उन्होंने वॉर किया एक साथ, चाइनीज़ ने। और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो है कि हम लोग, और जीपीएस सिग्नल और सब भी हम लोग को नहीं मिल पा रहा था यूएसए से, उस समय उतनी अच्छे हमारे रिलेशनशिप नहीं थे। तो जिस वजह से इंडिया जो है वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम इंडिया को हो गई थी। तो ये सब सारा कुछ जो है चाइना का जो डोमिनेंस जो उस टाइम पे था, अभी फ़िलहाल उतना नहीं है, और इस टाइम पे इंडिया को बिल्कुल सचेत रह के आगे चलना चाहिए। उस टाइम पे जो पंडित नेहरू हैं, उन्होंने जो वॉर के बाद में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, जो उनके काफ़ी अच्छे मित्र भी थे, तो उनको ये लेटर लिखा था कि चाइना जो इस समय लीडरशिप जो दिखा रहा है, वो सिर्फ़ एशिया में डोंग बनने का मतलब एक एक उसका चाल नहीं है, वो वर्ल्ड लीडरशिप में ऐसा दिखा रहा है कि देखिए हम आ चुके हैं, और हम डंके की चोट में अब हम यहाँ लड़ाई करेंगे, और हम अपना और दूसरों के टेरिटरी जो है उसको हम हथियाएँगे। जैसे अक्साई चीन जो उसने उस समय हमारा हथिया लिया था। नेहरू जी ने अपने मृत्यु से सिर्फ़ 9 दिन पहले 1964 में एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये माना था कि दे वांटेड द एशियन वर्ल्ड टू रियलाइज़ दैट दे आर द टॉप डॉग्स इन एशिया, एंड दैट एनी पर्सन और एनी कंट्री इन एशिया शुड रिमेंबर दैट। कि चाइना सिर्फ एशिया में ये बताना चाहता था कि ऐसा कोई भी कंट्री एशिया में नहीं है जो उनसे सुपीरियर हो। और ये चीज़ किसी भी छोटे-मोटे, जो वियतनाम और ये कंबोडिया फम्बोडिया जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे कंट्रीज़ को ये पता चल जाना चाहिए कि हमसे बड़ा या फिर हमारे बराबर जो एक इंडिया था, उसको हमने जिस तरीके से अभी ट्रीट किया है, तो आप लोग भी सँभल के रहो। उसके बाद वो यूएस प्रेसिडेंट वाली बात तो हुई ही थी, उससे पहले ही हो चुकी थी वो चीज़। तो ये चाइना का जो एम है, वो सिर्फ़ आज से नहीं है, वो बहुत दिन पहले से है, और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, जितने भी सेटलमेंट्स हैं, वो सिर्फ़ आपको लेके रख लेने से बात नहीं होगी, उसके ऊपर आपको बिल्कुल प्रॉपर अध्ययन करना है, और बिल्कुल किस तरीके से उसके अंदर और चेंजेज़ ला कर के अपने पॉलिसीज़ को आप रीफ्रेम करो, रीओरिएंटेट करो। इससे ही जो है वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपकी जो है थोड़ी-सी पकड़ और स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो हैं फ़िलहाल चेंज है पहले से, लेकिन अभी भी हमारे पास टू फ्रंट कॉन्undrum तो है ही। 2 तरफ से हमारे पास खतरा तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो चिंदी हरकत करते ही रहता है। वो कश्मीर में जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करवाते रहता है। अभी 2-3 दिन पहले बीएसएफ जवान का ऐसा खबर आया था कि उन्होंने ऐसा एक मीटिंग मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ करा था, जिसमें उन्होंने ड्रोन पकड़ा था एक, जो यूएस बिल्ड ड्रोन था, और पाकिस्तान की तरफ से आया था, और उसमें वो बहुत मतलब 7 6-7 ग्रेनेड्स थे, कुछ ऐसे उसमें बुलेट्स थे, जो कि उसके अंदर इनबिल्ट थे। तो ये सब से जो है कि काफ़ी ज़्यादा उनको खतरा रहता ही है हमेशा, जो बॉर्डर सिक्योरिटी। और कुछ दिन पहले आपके कुछ मुखबिर भी पकड़ाए थे, जो कि हमारे इंडियन थे, लेकिन वो खबर जो है वो यहाँ से उठा करके और पाकिस्तान भेज रहे थे, और उसके बदले उनको 75,000 70,000 ऐसे पैसे मिल रहे थे। तो ये सब प्रॉब्लम पाकिस्तान से तो होता ही रहता है, ऊपर से ये चाइना भी स्टार्ट हो गया। तो ये दो दो फ्रंट में कॉन्undrum जो है आपका, वो अभी भी हमारे पास मौजूदा है। और जितने भी हमारे पास अभी आगे अगर एग्रीमेंट होते हैं, तो एग्रीमेंट या फिर जो भी पॉलिसीज़ अगर होते हैं, तो बिल्कुल भरोसा नहीं करके चलना चाइनीज़ के ऊपर, हमें बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। हमें अपने लॉन्ग टर्म विज़न और अपने जो हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंसेस है, उसके हिसाब से आगे बढ़ने का है। ये थोड़ा-सा मैप देख लीजिए अभी फ़िलहाल जो है पीओके की तरफ से, ये बहुत बढ़िया से बताता है कि डबल कॉनन्ड्रम क्यों है। पीओके की तरफ से हमारा इतना प्रॉब्लम है, फिर हमारा यहाँ अक्साई चीन से प्रॉब्लम है। ये आपका जो लाइन जो जा रहा है यहाँ से, ये कौन-सा है? सीपेक वाला लाइन है। जब वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो आपका जो चाइना का है, उससे इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू और स्टे ब्लेस्ड।